नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तैयारी तेज। 18 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। विधानसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची मतपेटियां। तो बीजेपी के सभी विधायकों से 16 जुलाई को आने का आग्रह है। कांवड़ यात्रा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का दौरा। मुनि की रेती में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। व्यवस्थाओं के बारे में लिया फीडबैक। बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अध्यक्ष ज्योति गैरोला के नेतृत्व में जताया विरोध। थाली और खाली गैस सिलेंडर के साथ राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। उत्तराखंड में कोरोना की प्रिकॉशन डोज निशुल्क लगाने की घोषणा। 16 जुलाई से लगाई जाएगी कोरोना की बूस्टर डोज। स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी डोज लगाने की तैयारी पूरी। रुड़की में जीएसटी टीम की छापामारी कार्रवाई। व्यापारी के पास से करोड़ों का माल बरामद। पिछले 3 वर्षों से बिना जीएसटी नंबर के कर रहा था कार्य। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति मतदान को लेकर सभी विधायकों से 16 जुलाई से देहरादून में ही रहने का आग्रह किया है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि एनडीए से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है। इसी को लेकर 16 जुलाई से मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विधायक गणों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के तहत मॉक ड्रिल की जाएगी। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं सभी माननीय विधायकगणों से आग्रह कर रहा हूं कि 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को शाम को 7 बजे हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो मुख्य सेवक सदन है उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे और वहां आगामी चुनाव के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उसमें निश्चित रूप से दिशा निर्देशन सबको मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। और उसी प्रकार से 17 तारीख को जिस प्रकार से दिल्ली में हमें कुछ जानकारियां दी गई हैं, विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देशों के साथ हम 17 तारीख को फिर सभी माननीय विधायकों से मेरा आग्रह है, हम लोग फिर मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने विधायकों से अपना विषय हम लोग रखेंगे। तो मेरा सभी विधायकों से आग्रह है 16-17 को आपको देहरादून में ही रहना है और 18 तारीख को मतदान समय से करके ही आपको गंतव्य स्थल की तरफ जाना है। उत्तराखंड में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और चुनाव सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटियां लाई गई है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर राज्य की पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं और मतपेटी को भी लाया जा चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि वो स्ट्रांग रूम को दिखाएं जहां पर मतपेटी को ठीक ढंग से रखा गया है। आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां मिस्टर बैलेट बॉक्स के साथ राज्यों में पहुँच रही हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कई राज्यों की पोलिंग पार्टियों को चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और चुनाव सामग्री को भी सील बंद करके सौंप दिया है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग से भी भेजी गई चुनाव सामग्री की कड़ी निगरानी में जौलीग्रांट हवाई अड्डे से विधानसभा तक पहुंचाया गया। राष्ट्रपति पद की गरिमा को देखते हुए चुनाव आयोग ने पोलिंग पार्टियों और बैलेट बॉक्स को लाने और ले जाने के लिए हवाई जहाज से खास इंतजाम किया है।
आपको बताना चाहता हूं कि 18 जुलाई के लिए राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा, वहीं 21 जुलाई को मतगणना की तारीख रखी गई है। इसी को देखते हुए विधानसभा में भी आप देख रहे हैं कि किस ढंग से तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 24 घंटे के लिए पुलिस को तैनात किया गया है ताकि वो तैनात रहें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को कोई भी गड़बड़ी ना हो। कैमरा पर्सन सतीश कोठारी के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में 29 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। तब से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश जमकर हो रही है। राजधानी देहरादून में हुई बारिश से स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों की पोल खुल गई है। वहीं नाले चौक होने से जगह जगह सड़कों पर जलभराव के हालात बन गए हैं। इतना ही नहीं, आलम यह है कि पलटन बाजार में पानी ओवरफ्लो होकर दुकानों तक में घुस गया है। बता दें कि 2017 में मोदी सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का बीड़ा उठाया था। इसके मद्देनजर शहर के कायाकल्प के लिए मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 407 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी, जिसमें से अब तक करीब 500 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। लेकिन इन 5 सालों में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कोई भी काम पूरा नहीं हो सका है, जबकि स्मार्ट सिटी अपनी डेडलाइन जून 2022 को पार कर चुकी है। लेकिन अभी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मात्र 40% काम हुआ है। हालांकि प्रोजेक्ट में सरकार ने बड़ा फेरबदल कर IAS सोनिका को नया CEO बनाया है। ग्रीन बिल्डिंग की लैंड का एक इशू है जो मेरे संज्ञान में लाया गया है कि लैंड के ऊपर अभी कोई कौन सी लैंड पहले UTC की लैंड सेलेक्ट हुई थी, उसके बाद कलेक्ट्रेट की लैंड पे बात हुई थी, तो वो डिटेल्स मुझे देखनी पड़ेंगी कि अब किस स्थिति में है वो प्रोजेक्ट। जो मेजर काम है जो बिल्कुल ही दिख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो तो एक स्मार्ट रोड का काम है, एक परेड ग्राउंड का काम है और एक जो पलटन बाज़ार में हमने काम शुरू किया है। इसके अलावा बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं। लाइब्रेरी का हो गया, क्रैश का हो गया, स्मार्ट टॉयलेट्स का हो गया, जिनके ऊपर कार्य चल रहा है और गति ठीक ठाक है। इसके अलावा बहुत सारे काम IT से रिलेटेड थे जिनमें काम कंप्लीट हो गए हैं और कंट्रोल रूम चल रहा है। उसमें कुछ काम है जो कि ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं। देहरादून एक स्मार्ट सिटी, 2017 से स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून का काम चल रहा है, लेकिन 2023 आ गया, अभी तक कहीं से भी देहरादून एक स्मार्ट सिटी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि 2022 जून में स्मार्ट सिटी के काम को पूरा हो जाना था, लेकिन 2022 तक 40% काम भी पूरा नहीं हो सका है। आपको साथ ही साथ यह बता दें कि सरकार ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए देहरादून में सोनिका को नया CEO घोषित किया है। और साथ ही साथ जब सोनिका से बात की गई तो सोनिका ने कहा कि डेडलाइन को बढ़ा करके 2023 जून कर दिया गया है और पूर्ण अपने डेडलाइन में, इस बार के नए डेडलाइन में स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन धरातल पर जब ज़मीनी हकीकत को देखा गया तो कहीं से भी यह नज़र नहीं आ रहा है कि देहरादून स्मार्ट सिटी के कगार पर आगे बढ़ रहा है। जब पलटन बाजार की ओर देखी गई तो वहां अभी भी जल भराव एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। तारों के गुच्छे अभी भी पोलों पर लटकते जा रहे हैं, कहीं से भी कोई काम होता नहीं दिख रहा है। सड़कें अभी भी सड़कें नहीं, खाइयाँ गड्ढे बन गए हैं। तो कहीं से भी यह नहीं लग रहा है कि देहरादून एक स्मार्ट शहर बन सकता है। लेकिन अधिकारी दावा पे दावा ठोके जा रहे हैं। यह देखना है कि क्या इस बार भी उनका यह दावा सही हो पाता है या सिर्फ अधिकारी महज दावा ही करते हैं। मैं परेड ग्राउंड में मैदान में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक साइकिल ट्रैक बना है, बस एक यही साइकिल ट्रैक बनकर पूरा हुआ है। बाकी कोई भी काम अभी तक देहरादून का स्मार्ट सिटी के रूप में पूरा नहीं हो सका है। अब लोगों यह देखना है कि लोगों को स्मार्ट शहर कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन सतीश कोठारी के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी, देहरादून। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुनि की रेती पहुंचे। उन्होंने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और अधिकारियों को कई निर्देश देते हुए व्यवस्थाएं बरकरार रखने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया
कि नीलकंठ की कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन जोश में है और ऋषिकेश, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में करीब 800 महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसमें पीएससी, होमगार्ड, पीआरडी के जवान अलग से शामिल हैं। इसके अलावा गंगा घाटों पर एसडीआरएफ को भी खास तौर पर तैनात किया गया है। मेला तैयारी के संबंध में हम हमारा पुलिस फोर्स है उनको एक बार सेंसिटाइज कराते हैं, ब्रीफ कराते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमने आज इनको पूरा तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पे, तो सभी को हमने ये निर्देश दिए। टीम तो हमारे यहाँ पर्याप्त में फोर्स लगी है, तो कमी पड़ेगा तो मुख्यालय से और निकाल देंगे। तो खास करके जो उनके साथ जो हमारे बाहर से आ रहे हैं जो कावड़िया लोग हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार हो और लोकल और उनके साथ बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो हमारे शांति व्यवस्था बनाए रखें, तो ये हमारा था। अब इसलिए हम इधर आज ब्रीफिंग कर रहे हैं पुलिस को कि पिछले 2 साल कोविड के चलते हमारा कावड़ हुआ नहीं है, तो हो सकता है अब इस बार नंबर ज़्यादा आएंगे, तो हम सतर्क हैं, हमारा फोर्स भी रेडी है। ऋषिकेश में नीलकंठ की कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद सैकड़ों पुलिसकर्मियों को उनके ड्यूटी पॉइंट पर तैनात किया गया है। इस तैनाती में पहले एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने सभी पुलिसकर्मियों को वेंडिंग पॉइंट में ब्रीफ किया, साथ ही किसी भी हालत में ड्यूटी पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने की बात भी कही गई है। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने कावड़ियों की संख्या बढ़ने पर बनाए गए ट्रैफिक प्लान की जानकारी भी पुलिसकर्मियों को दी है। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, इसलिए ये जो हमारा फोर्स था ये कल ही आ गया था यहाँ पर। तो उनको पॉइंट की ड्यूटी की जानकारी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसको एक बार हमने पहले भी इनको ब्रीफ कर दिया था। तो आज भी दोबारा इनको ब्रीफ किया गया है, क्योंकि इन्होंने आज अपने सारे ड्यूटी पॉइंट्स देख लिए हैं। तो उसी के लिए इनको बताया गया था कि इनको कैसा अपना व्यवहार रखना है श्रद्धालुओं से, और इनकी क्या क्या ड्यूटी रहेंगी, ड्यूटी के आवर्स क्या रहेंगे और इन्हें क्या करना है उसमें, इसी के बारे में इनको संक्षिप्त रूप में बताया गया है। इसमें कुछ खास दिशा निर्देश की लापरवाही वगैरह को लेकर कुछ दिए हैं? हाँ, लापरवाही किया गया है। सबसे पहले तो इनको अपने व्यवहार के लिए कहा है कि सभी लोगों से बहुत ही सहमित व्यवहार करना है और एज ए फैसिलिटेटर काम करना है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं इस कांवड़ यात्रा में। तो इसलिए हमें जहाँ तक भी हो सके उनकी मदद करनी है और हमें अपनी कानून व्यवस्था जो है वो भी मेंटेन करनी है। जाए तो मुख्यतः पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट और टिहरी डिस्ट्रिक्ट वाला जॉइंट एक प्लान बनाया गया, जिसमें पूरा मकसद था कि कावड़ियों को सुविधा हो और स्थानीय लोगों को और जो बाकी अन्य टूरिस्ट हैं उनको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आप एक पिकेट और उस पर भी गौर करेंगे तो आपको देखा जाएगा जगह जगह पे हमने शहर को प्रोटेक्ट करते हुए एक सर्कुलर वन वे बनाने का प्रयास किया है और ये ऑर्गेनिक रहेगा एकदम। इसमें हर अल्टरनेट डे मीटिंग्स रहेगी, किस वन वे को किस तरीके से चलाना है और रिवर्स करना है, वो जगह जगह पे आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। और पूरी पुलिस भी बहुत मोटिवेटेड है, लगभग सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे आई हुई है, इन्होंने कभी ना कभी कावड़ की ड्यूटी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस मामले में मुझे पूरी आशंका है कि इस बार की कावड़ यात्रा देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र में बहुत अच्छे से। अगली खबर की ओर। खटीमा विकासखंड परिसर में बना कृषक भवन जर्जर हो गया है, जिसके बाद नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि खटीमा ब्लॉक परिसर में बना कृषक भवन वर्तमान में नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कृषक भवन का उद्घाटन वर्ष 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी कुमारी आराधना जौहरी द्वारा किया गया था। लगभग 28 वर्ष पूर्व बने इस कृषक भवन की खस्ता हाल और जर्जर हालत का संज्ञान लेकर विधायक गोपाल सिंह राणा ने निरीक्षण किया और इसके जीर्णोद्धार की बात कही। कृषक भवन जो विकासखंड खटीमा में बना हुआ है, जो 92 से बना हुआ है, इसका भी हमने और विधायक जी ने मौका मुआयना करा, तो इसकी स्थिति बड़ी खराब है। इसको लगभग थोड़ा जीर्णोद्धार करने के लिए लगभग 20 लाख रुपये कम से कम धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विधायक जी को अवगत करा दिया है। देखिए, कृषक भवन बहुत पुराना, हमारे उस समय हमारे प्रधानगण थे, उन्होंने अपना राजनीति का पैसा हुआ करता था,
सब ने थोड़ा थोड़ा दिया, मैं कल से खाऊंगा ना। और ये बाद में भी बहुत ख़राब हो गया, पहले ही बहुत ख़राब हो गया। चारधाम और कावड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य संरक्षक और एवं औषधि प्रशासन विभाग टिहरी ने व्यवस्था को चौक चौबंद बनाए रखने हेतु सहयोग की दृष्टि से व्यापार मंडल के साथ बैठक की और खाद्य पदार्थों की उचित व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान मिलावटखोरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने शिरकत की। से निर्देश आए हैं कि अभी से कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, चारधाम यात्रा का चल ही रहा है, पर्यटन सीजन भी है। तो इसके मद्देनजर क्या है, हमें एक जो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट ये मतलब कॉमन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं या कांवड़ है, ये सब यूज करते हैं। तो इनको मतलब क्या क्या नियम पालन करना है, क्या नहीं करना है, तो इस संबंध में हमने जो है वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं। अभी हम पहले ढालवाला में करके आए हैं, अभी यहाँ नरेंद्र नगर में है, इसके बाद हमने आगरा खाल में करना है। कि कुछ जैसे बेसिक है, कुछ नॉर्म्स हैं कि आपको बिना फूड लाइसेंस के काम नहीं करना है, डिस्प्ले बोर्ड लगाना है, रेट लिस्ट लगानी है, नो स्मोकिंग का लगाना है, और साफ सफाई रखनी है, वेज नॉन वेज अलग रखना है। ऐसे मतलब कई हमारे प्रोविजंस है, FSSAI की जो गाइडलाइंस है, जो उसके प्रोविजंस है, तो उस संबंध में आज हमने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे रखा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर पूरे देश भर में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष भी पुरजोर तरीके से लामबंद हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर विरोधी गुट की पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति गैरोला, इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ खाली गैस सिलेंडर के साथ थाली बजाकर प्रदेश सरकार का विरोध जताया। उत्तराखंड के लस्कर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाने की घोषणा की गई है। 16 जुलाई से सरकारी अस्पताल में कोरोना की तीसरी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो जाएगी। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद प्रिकॉशन डोज के लिए स्थानीय लोगों को इधर उधर जाना पड़ रहा था और बहुत से लोग पैसों के अभाव में बूस्टर डोज से वंचित रह गए थे। वहीं आपको बता दें कि जिन लोगों को पहली और दूसरी डोज लग चुकी है वो निःशुल्क बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अभी हमारी सरकार ने जो जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी कोविड की और तीसरी जो प्रिकॉशनरी डोज लगनी थी वो प्राइवेट के लिए लिखा गया था कि इनको प्राइवेट लगाएंगे, लेकिन परंतु कुछ लोग गरीब या कुछ अन्य लोग जो व्यस्त रहते थे वो नहीं लगवा पाए। तो सरकार ने बहुत अच्छा ये आज़ादी के महोत्सव के उस पर शुभ अवसर पर कि सब लोगों को फिर फ्री की सौगात दी है पूरे भारत में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि जो गांव के दुरुस्त लोग हैं उनको भी हर एक जन तक ही आपका समाचार जानना चाहिए कि जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी है प्रिकॉशनरी डोज भी तुरंत अस्पताल में कल से लगनी शुरू हो। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पर्याप्त बजट नहीं होने की वजह से शहर का विकास ठप पड़ गया है। वहीं गोविंदनगर के ट्रेचिंग ग्राउंड में जमा कूड़े का निस्तारण भी होना बंद हो गया है। ठेकेदारों के भुगतान नहीं किए जाने पर ट्रेचिंग ग्राउंड में लगे कचरा निस्तारण प्लांट को बंद कर दिया है, जिससे नाराज होकर पार्षदों ने शासन से 3 दिन में बजट देने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर पार्षदों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर सप्ताह भर में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। इसी को लेकर नगर निगम सभागार में पार्षदों ने प्रेस वार्ता की। पार्षदों ने बताया कि ऋषिकेश देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लाखों पर्यटक और 4 धाम जाने वाले तीर्थयात्री शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। इस दौरान ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ देख शहर का नाम दूसरे राज्यों में धूमिल हो रहा है। सचिव जी आए थे तो उनको हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, उनसे मांग की थी कि हमारे यहाँ जो पैसा जो भारत सरकार से भेजा गया है उस पैसे को यहाँ पर कूड़ेदान के लिए
रिलीज किया जाए। तो उन्होंने हमारे ये, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने पार्षदों ने एक वहाँ भी दिया था, तो उनके द्वारा एक मंच में कहा गया था कि आपका जो ये 6 करोड़ रुपया है, मैं 3 दिन के अंदर अंदर इस कूड़े को उठाने के लिए मैं रिलीज करूँ। देखिए, हम लोग ने जैसे जब से देखा है, अभी जो सिफारिश समिति की यहाँ पर जो हमारे यहाँ से निगम से गई, उसके बाद इतना क्षेत्र बढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ ना 14वें वित्त में इन्होंने कोई 1 रुपया बढ़ाया, ना 15वें वित्त में 1 रुपया पैसा बढ़ाया है, जिससे हमारे क्षेत्र का जो विकास कार्य है वो तो बाधित हो ही रहे हैं। लेकिन आज बड़े दुख का विषय, इस विषय पर हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी कि जो पैसा हमें सेंटर ने रिलीज़ करा हुआ है लीगेसी बेस्ड के लिए, लीगेसी बेस्ड मीन्स मतलब जो हमारा कूड़े का ढेर जो ये अंबार या चुंगी पर बना हुआ है, जो कूड़ा जिसकी बदबू पूरा शहर सूंघ के मतलब बड़ा परेशान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।